हेलो स्टूडेंट्स, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास में हम सीखेंगे साइंस के चैप्टर यानी कक्षा 10वीं के साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन को लेकर कि रिप्रोडक्शन से संबंधित जानकारियां क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं और इससे हमें कितने सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो हमें सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे खासे मार्क्स दिला के जाएंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो लगभग सभी बच्चों से लेकर सभी बड़े लोगों तक के दिमाग में एक जिज्ञासा का विषय है कि हम रिप्रोड्यूस किस प्रकार से करते हैं या फिर हमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारियां दे रही हूँ, जैसे कि मैंने आपके स्टार्टिंग के बायोलॉजी के क्लासेस में भी ये चीजें बताई थी कि सजीवों के लक्षणों में से एक लक्षण प्रजनन की प्रक्रिया भी होती है, यानी कि अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना। अब अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करने के लिए जीवों में अगर जीव सरल हैं और जटिल हैं तो दोनों में प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। उसके आधार पर अगर हम प्रजनन को परिभाषित करें तो पहला तो टिपिकल क्वेश्चन आपका यही बनता है कि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। अगर हम बात रिप्रोडक्शन की करते हैं तो वह उपापचयी प्रक्रिया या वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई भी सजीव अपने जैसे संतति या अपने जैसी जीव की उत्पत्ति करता है उसे हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन वैसे बेसिकली हमारे शरीर में संपन्न होने वाली जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके बिना मनुष्य जिंदा तो रह सकता है लेकिन अपनी प्रजातियों का निर्माण नहीं कर सकता। अगर हम प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं करेंगे तो कोई भी प्रजाति यानी कि हर एक जीव प्रजनन की प्रक्रिया के उपरांत अपने जैसे संतति का यानी अपने जैसे इंडिविजुअल का निर्माण करता है, जिसमें कि गुणों के आधार पर सिमिलरिटीज पाई जाती है। यहाँ पर गुणों के आधार पर सिमिलरिटीज कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो संतति अपने माता पिता की फोटोकॉपी होगी, बल्कि ये कि वो उसी प्रजाति की होगी जिस प्रजाति के उसके माता पिता या फिर उसके जन्मदाता हैं, उसको बर्न करने वाले हैं, उसको पैदा करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीजें जानना जरूरी है कि प्रजनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। हायर क्लासेस में अगर हम 11th-12th की बात करते हैं तो प्रजनन की प्रक्रियाओं को 3 बेस पर रखा जाता है, लेकिन अंडर 9th-10th यानी कि 10th की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रजनन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रक्रिया जो होती है वो सेक्सुअल होती है और दूसरी एसेक्सुअल होती है। यहाँ मैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिख के चल रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है, अगर हम इसे शाब्दिक देखते हैं तो री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पत्ति। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? उत्पत्ति, यानी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज डेफिनेशन है इसका कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत सजीव अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता के चलिए, मुझे थोड़ा सा सोचने के बाद हंसी आ गई कि हम जब तक बच्चे थे ना तो हमारे मम्मी पापा हमें कहते थे कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान की देन होते हैं, लेकिन बाद में 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में पढ़ने के बाद समझ में आया कि नहीं भाई, बच्चे भगवान की देन नहीं होते, बल्कि किसकी देन होते हैं? फर्टिलाइजेशन की। यानी कि जब हम कॉपुलेशन करते हैं, फर्टाइल होता है स्पर्म और ओवा, तो जाकर कहीं ना कहीं बच्चे का निर्माण होता है। अब ये सारी दुविधाएं खत्म हो गई। ये तो थोड़ा सा जोकिंग वे था जो मैंने आपको बोला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार मैंने बताया आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत किसी भी जीवों में अगर प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसमें लिंग उत्तरदायी नहीं होते। कभी कभी तो लिंग की पहचान ही नहीं होती कि उसमें लिंग भी उपस्थित है, यानी कि आप उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, इनमें मेल और फीमेल की पहचान नहीं कर सकते। और इसकी कई पद्धतियां हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन। और यहाँ पे सबसे टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बीच में डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का अंतर।
एक टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है जिसमें आप दोनों के अंतर को स्पष्ट करोगे। अगर हम अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया बताते हैं तो इसके अंतर्गत जो आता है वो होता है खंडन, दूसरा होता है द्विखंडन। इस खंडन के अंतर्गत आपके दो चरण आते हैं, एक होता है द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। अगली बारी है आपके कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन, नेक्स्ट है आपका मुकुलन, उससे अगला बीजाणु जनन, और लास्ट में पुनर्जनन। पुनर्जनन यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में खंडन, जिसके दो भाग होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। नेक्स्ट है आपका कायिक प्रवर्धन, उसके बाद है मुकुलन, बीजाणु जनन और पुनर्जनन। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके इन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो ये पूछा जाता है कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, इनमें से किन्हीं दो या फिर सभी का पूर्ण रूप से विस्तार से वर्णन कीजिए कि ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कितने अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से संपन्न होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट ली चुकी है, रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में सारे के सारे चैप्टर्स के टिपिकल पॉइंट्स को बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को ही आपके सामने रखने वाली हूँ जो आपको सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि खंडन की विधि क्या होती है, तो खंडन की विधि ज्यादातर यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत होती है, यानी एक कोश के जीव या बहुकोश के जीव में संपन्न होने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत सजीव जो है वो अपने ही शरीर का खंडन करके नवजात जो है वो पीढ़ियों का निर्माण करते हैं, नवजात जीवों का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की, तो कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत कोई भी जीव या किसी भी तरह के सजीव जो हैं वो अपने ही शरीर के किसी एक भाग से प्रवर्धन की प्रक्रिया करते हैं और इस प्रकार से वो प्रजनन होता है और एक नए जीव की उत्पत्ति या सजीव की उत्पत्ति होती है। पहले वाले के एग्जाम्पल में आप अमीबा की बात कर सकते हो, जो कि एक कोश के जीव है, अमीबा। युग्लिना भी आता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की, तो आपको इसमें ब्रायोफिलम कह सकते हो, ब्रायोफिलम। मुकुलन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो सिलेंट्रेटा में होता है और सिलेंट्रेटा में मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल जैसे ही किसी आधारीय तल से जुड़ता है वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना चालू कर देता है, यानी कि जैसे ही उसे पोषण की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं या पोषण प्राप्त होता है वो अपने सर्वाइवल वे में आ जाता है और एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। मुकुल के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इस पूरे प्रक्रिया को ही हम मुकुलन के नाम से जानते हैं, जो कि हाइड्रा में संपन्न होता है। इसके बाद बारी आती है बीजाणु जनन की, जिसको हम इंग्लिश में स्पोरोफाइट्स कहते हैं। स्पोरोफाइट्स के अंतर्गत कोई भी सजीव अपने अंदर स्पोर्स का निर्माण करता है और जैसे ही ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, इसके भ्रष्ट होने के बाद हर एक बीजाणु से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है और ये बीजाणु जनन कहलाता है। पुनर्जनन कहने का तात्पर्य यह होता है कि अगर कोई भी जीव अपने शरीर को सही अनुपात में यानी कि एक निश्चित अनुपात में खंडित करे और हर एक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति हो तो उसे पुनर्जनन कहते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको रिमेंबर करा के चलती हूँ, आपसे ये सारी की सारी क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मेमोरी में बने रहे, आपके ध्यान में बने रहे, ताकि आप इसको मिस ना कर दो, आप उसे अटेम्प्ट करने में भूल ना कर दो। इसलिए आप इस वीडियोस को, इस चैनल को पहले से ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरीके से बने रहिए क्लासेस में, ताकि आपको आगे की जानकारी भी पूरी तरीके से मिलती रहे।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन मोड में आकर ये जानने की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले तो प्रजनन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच में क्या अंतर होता है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है और इसे कितने अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, कितनी पद्धतियों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में किसी दो पद्धति के बारे में पूछ सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ पद्धति का नाम लेकर मिलान के तौर पर उनके एग्जाम्पल्स को कैरी करने के लिए बातें रखी जा सकती है कि आप दोनों के बीच के मिलान को या मैचिंग को शो कीजिए। कई बार जो होता है वो अलैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया को ही सॉल्व करने के लिए आता है कि आप सारे के सारी प्रक्रियाओं को उदाहरण वर्णन कीजिए। अब हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के अंतर्गत आप ये जानते हो कि इसमें लिंग उत्तरदायी नहीं होता। वहीं पर अगर हम लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें लिंग उत्तरदायी होता है और आप सजीवों के बीच में नर तथा मादा यानी मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस कर सकते हो। यहाँ नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। सबसे टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट को लेकर, यानी कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें नर जननांग और मादा जननांग के तौर पर कौन से अंग पाए जाते हैं, जिनको हम पुंकेसर और जायांग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसको लेकर आपको आपकी किताब में एक डायग्राम बना हुआ है, एक फिगर शो किया गया है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि किस तरीके से परागकण वर्तिकाग्र से होता हुआ अंडाशय तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पर वो अंड के साथ निषेचित होता है और परागण की प्रक्रिया परागण की नहीं बल्कि वो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करता है और इस तरीके से वही कण जो अंडाणु से सीधे सीधे भ्रूण के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ टिपिकल टॉपिक्स आपको और बता के चल रही हूँ, जैसे कि किसी भी पुष्प में परागण की प्रक्रिया क्या होती है। तो पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। डिस्पर्सन ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे परिकीर्णन कहा जाता है। तो परिकीर्णन के लिए दो विधियां होती हैं, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण अगर परागण की प्रक्रिया स्वतः की जाए और परपरागण यानी कि परागण की प्रक्रिया के लिए किसी माध्यम का प्रयोग किया जाए। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे की जानकारी हम इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ रखेंगे, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दे रही हूं कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपसे ये सारी जानकारियां मिस ना हो, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को पाल के ना बैठ जाओ। आप अगर आधे अधूरे वीडियोस को देखते हो, चाहे क्लासेस को देखते हो, तो बाकी की चीजें आपसे कहीं ना कहीं छूट जाएंगी और आप गलतियां कर बैठोगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया। लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है वो ये कि पुष्पों में परागण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है तथा निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। अगर ये परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं तो वो परागकण अंड के साथ निषेचित होते हैं और उसी अंड के बाद उसमें बीजांड का निर्माण होता है और यही बीज बाद में फल के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। अगला जो टिपिकल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नर जननांग और मादा जननांग को लेकर है। इसके डायग्राम्स आपकी किताब में दिए गए हैं, इनका 1 बाय 1 सारे के सारे अध्ययन आप कर लीजिएगा। अगर आपको इसके फिगर्स, डायग्राम और इनके फंक्शंस के बारे में पूरी तरीके से क्लियरिटी से अध्ययन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे ये सजेशन दीजिए कि क्या मैं इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करूं जिसमें कि आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जान सको। चूंकि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया है ये जो क्लासेस है रिवीजन क्लासेस है, तो इतनी डीप इंफॉर्मेशन दे पाना बहुत ही जटिल है। मैं यहाँ पे आपको बता के चलूंगी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर जननांग अंग या फिर मादा जननांग अंग और मादा के अंदर किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आता है कि बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन किसे कहा जाता है। निषेचन की प्रक्रिया अगर मादा के शरीर के अंदर हो तो इसे अंतः निषेचन, अगर निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन का नाम दिया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लास्टली जो एक टॉपिक और आता है कि अगर अनावश्यक तौर पर गर्भ धारण होता है
या फिर हम गर्भ धारण नहीं करना चाहते, कोई भी सजीव गर्भ धारण करना अगर नहीं चाहता है तो वो किस तरह के उपायों का इस्तेमाल कर सकता है या करता है, ये आपके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी सजीव को, खास करके मनुष्य प्रजाति के अंतर्गत अगर हम मान लेते हैं लैंगिक समस्याएं हैं तो उनका निवारण कैसे किया जाता है, इसको लेकर भी काफी चर्चा है इस चैप्टर में कि आप इसका निवारण कैसे कर सकते हो, और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फिर से मैं एक बार इस पूरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिमार्केबल कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला है आपका प्रजनन किसे कहते हैं, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या डिफरेंस होता है, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया क्या है तथा इसमें और कौन कौन सी पद्धतियां होती है, किन्हीं 2 पद्धतियों के बारे में या 3 पद्धतियों के बारे में सविस्तार विवरण दे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंगिक जनन को लेकर। लैंगिक जनन में परागन किसे कहा जाता है, जो कि पुष्प के अंदर होता है। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया पुष्पों में किस प्रकार से संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें यानी चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं, यानी कि नर जननांग का पूर्ण विवरण देना, मादा जननांग का पूर्ण विवरण देना। कुछ टिपिकल क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ से संपन्न होती है, यानी कि इसके लिए सबसे बड़ा टिपिकल पॉइंट ये होता है कि मादा के प्लेसेंटा में, मादा के फिलोपियन ट्यूब में, मादा के फिलोपियन ट्यूब में जो है वो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और बच्चा जो है यानी माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा किस रूप से जो है वो कहाँ पे पलता है जिससे कि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसे प्लेसेंटा कहा जाता है। इसी तरीके से और भी कई जानकारियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक उसके बाद की अगली कड़ी में कि गर्भ निरोधक के तौर पर हम किस किस तरह के उपायों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें या सजीवों को किसी को भी किसी भी तरह की यौन संबंधित समस्या होती है तो उसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। ये थे आपके इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसको लेकर अभी भी कोई समस्या है, कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हो, अपनी क्यूरीज को शांत कर सकते हो, और अपने इस चैप्टर के रिगार्डेड पेपर में आने वाले हर एक सवाल को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हुए अपने नंबर्स को गेन कर सकते हो। धन्यवाद।